जब हम 1857 के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मंगल पांडे, मेरठ और वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी वही दिमाग में आती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि असली कहानी तो शायद 100 साल पहले ही बंगाल के खेतों में शुरू हो चुकी थी। आपने बिल्कुल सही कहा। 1857 एक धमाका था, लेकिन उसका बारूद कई दशकों से इकट्ठा हो रहा था। और ये बारूद था गुस्सा, लाचारी और बदलाव का डर। तो आज की हमारी इस बातचीत का मकसद है इन स्रोतों की मदद से उस बारूद की कहानी को समझना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि इस एक ही घटना को इतिहास की अलग-अलग नजरें कितने अलग-अलग तरीकों से देखती हैं। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं असंतोष की सबसे गहरी जड़ से, पैसा। मेरा मतलब है अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां। जाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ छुट्टियां मनाने तो आई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और इसके लिए उन्होंने भारत की जो सदियों पुरानी कृषि व्यवस्था थी, उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। उन्होंने 3 अलग-अलग सिस्टम बनाए, जिनका लक्ष्य एक ही था, खजाना भरना। अच्छा। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे बदनाम था स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी प्रणाली भी कहते हैं ना। हाँ वही। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। नाम तो स्थायी है, परमानेंट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असल में क्या था ये? असल में ये किसानों के लिए आप कह सकती हैं बर्बादी का एक स्थायी बंदोबस्त था। अच्छा। इसमें अंग्रेजों ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और उनसे वसूले जाने वाले लगान की रकम उसे हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। मतलब एक तय रकम। हाँ, एक तय रकम। लेकिन इसमें एक बहुत ही क्रूर कानून था। उसे कहते थे सूर्यास्त कानून या सनसेट लॉ। ये क्या था? सुनने में तो बड़ा नाटकीय ऐसा लगता है। और ये था भी। इसका मतलब था कि अगर कोई जमींदार एक तय तारीख को सूरज ढलने तक लगान जमा नहीं कर पाया तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ओहो। इससे जमींदारों पर इतना दबाव होता था कि वे किसानों से बेरहमी से लगान वसूलते थे, चाहे फसल हो या ना हो। मतलब ये सिर्फ टैक्स वसूलने का एक तरीका नहीं था, ये तो भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने जैसा था। जिस जमीन को किसान अपनी माँ समझता था, अब वो बस एक बिकाऊ चीज बन गई थी। एकदम सही कहा आपने। और जब उन्हें लगा कि ये सिस्टम हर जगह काम नहीं करेगा, तो वे दक्षिण भारत में एक नई प्रणाली लाए। अच्छा, दूसरी प्रणाली? हाँ, रैयतवाड़ी प्रणाली। इसे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास और बॉम्बे में शुरू किया। इसमें तो जमींदार यानी जो बिचौलिया था वो हट गया था। सरकार सीधे किसानों से, जिन्हें रैयत कहते थे, लगान लेती थी। तो ये किसानों के लिए बेहतर क्यों नहीं साबित हुआ? सवाल बहुत अच्छा है। क्या दरें इतनी ज्यादा थीं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सैद्धांतिक रूप से बेहतर था, लेकिन व्यवहार में अंग्रेजों ने लगान की दरें इतनी ज्यादा रखी कि किसान वो सीधे सीधे सरकार के जुल्म का शिकार हो गए। और तीसरी प्रणाली थी महालवाड़ी प्रणाली। ये कहाँ लागू हुई? इसे होल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिंग ने पंजाब और अवध जैसे इलाकों में लागू किया। अच्छा, इसमें क्या अलग था? इसमें लगान की इकाई न कोई एक किसान था, न कोई जमींदार, बल्कि पूरा गांव या गांवों का समूह, जिसे महाल कहते थे। बिल्कुल। गांव का मुखिया सबसे लगान इकट्ठा करके कंपनी को देता था। लेकिन नतीजा तीनों प्रणालियों का एक ही था। ग्रामीण भारत की कमर टूट गई। हाँ, किसान कर्ज के जाल में फंस गए और हर तरफ असंतोष फैल गया। यही वो सूखी लकड़ियां थीं जो बाद में जलने वाली थी। तो जमीन तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस बड़े धमाके से पहले, जैसा कि अक्सर होता है, कई छोटी छोटी चिंगारियां भी उठी होंगी। हमारे नोट्स में कई क्षेत्रीय विद्रोहों का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विद्रोह 1857 के महासंग्राम के एक तरह से अग्रदूत थे। इन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन ये दिखाते हैं कि गुस्सा पूरे देश में फैल रहा था। जैसे 1760 के दशक का सन्यासी विद्रोह। ये इतना महत्वपूर्ण था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की पृष्ठभूमि इसी विद्रोह पर रची थी। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का स्रोत भी तो वही उपन्यास है। बिल्कुल। फिर उड़ीसा में पाइका विद्रोह हुआ 1817 में, असम में अहोम विद्रोह 1828 में, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह 1831 में। मतलब ये एक लंबी लिस्ट है। हाँ, ये सब अंग्रेजों के जमीन, जंगल और स्थानीय संस्कृति में हस्तक्षेप के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध थे। लेकिन इन सब में शायद सबसे शक्तिशाली संथाल विद्रोह था,
जो 1857 से ठीक 1-2 साल पहले, मतलब 55-56 में हुआ था, यह क्यों इतना खास था? क्योंकि ये बहुत संगठित था और इसका निशाना बहुत साफ था। सिद्धू और कानू मुर्मू भाइयों के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने बाहरी लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी। बाहरी लोग मतलब? जिन्हें वो दिकू कहते थे। ये दिकू थे अंग्रेज, जमींदार और साहूकार, जो उनकी दुनिया को तबाह कर रहे थे। ये विद्रोह दिखाता है कि गुस्सा सिर्फ किसानों में नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों में भी चरम पर था। और इन सब के बाद एक और विद्रोह हुआ, जो 1857 के ठीक बाद हुआ, लेकिन उसकी जड़ें भी पहले से ही थीं। बंगाल का नील विद्रोह। हाँ, 1859 में दिगंबर और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में किसानों ने जबरदस्ती नील की खेती करने से साफ इनकार कर दिया। और इस विद्रोह की पीड़ा को दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में इतने असरदार ढंग से दिखाया। बिल्कुल, कि पढ़े लिखे भारतीय समाज में भी अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनने लगा। तो हमारे पास आर्थिक तबाही है और पूरे देश में छोटे बड़े विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला है। अब सवाल ये है कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने इन अलग अलग चिंगारियों को 1857 में एक बड़ी आग में बदल दिया। इसके लिए हमें लॉर्ड डलहौजी की नीतियों को देखना होगा। उन्होंने, आप कह सकते हैं, आग में घी डालने का काम किया। सबसे पहले अपने राजनीतिक कारणों से। उनकी सबसे कुख्यात पॉलिसी थी व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम आम भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति कहते हैं। इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के हाथ में चला जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। हाँ, और इसी नीति के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे, हाँ, झांसी तो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका। बिल्कुल, इन सभी राज्यों को हड़प लिया गया। इससे भारतीय राजाओं में दहशत फैल गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका था 1856 में अवध का विलय। अवध तो हमेशा से अंग्रेजों का वफादार दोस्त रहा था। यही तो बात है, इसलिए उसे हड़प नीति से नहीं लिया जा सकता था, तो उसे कुशासन या मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर हड़प लिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। बिल्कुल, इस एक घटना ने भारत के सभी शासकों को ये संदेश दे दिया कि अंग्रेजों की दोस्ती का कोई मतलब नहीं है और कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा बॉम्बे में इनाम आयोग ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त कर लीं, जिससे कई अमीर जमींदार रातों रात सड़क पर आ गए। और फिर वो सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। अंग्रेज खुद को बहुत आधुनिक और सुधारक मानते थे। हाँ, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 में और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया 1856 में। आज हम इन्हें प्रगतिशील कदम मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस समय के रूढ़िवादी समाज ने ऐसे अपने धर्म और परंपराओं पर सीधा हमला माना। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां, लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भी छीनना चाहते हैं। और ये सारी बेचैनी सेना के अंदर भी तो पहुंच रही थी। सेना तो इस असंतोष का केंद्र बन गई थी। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम ने भारतीय सैनिकों के लिए विदेश में यानी समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य कर दिया, जिसे काला पानी जाना कहते थे। हाँ, और उस समय समुद्र यात्रा को धर्म और जाति के खिलाफ माना जाता था। साथ ही वेतन, पदोन्नति में भेदभाव, और फिर आई वो एक चिंगारी जिसने सब कुछ जला दिया। एनफील्ड राइफल। हाँ, इन नई राइफलों के कारतूसों को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था और अफवाह फैल गई कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। ओहो। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं को एक साथ आहत कर दिया। उनके लिए ये धर्म भ्रष्ट करने जैसा था और बस सब्र का बांध टूट गया। तो 10 मई 1857 को मेरठ में बांध टूट गया। सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर चल पड़े। यहां से ये आग जंगल की आग की तरफ फैली। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां-कहां इसका सबसे ज्यादा असर हुआ और किसने नेतृत्व किया। बिल्कुल, विद्रोही दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। वो तो बस एक प्रतीकात्मक नेता थे ना? हाँ, असली कमान उनके सेनापति जनरल बख्त खान के हाथ में थी। लेकिन दिल्ली पर कब्जा विद्रोह का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। और दिल्ली के बाद लखनऊ, जो अवध की राजधानी थी और जहां उत्साह सबसे ज्यादा था, वहां बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। कानपुर में भी तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, कानपुर में निर्वासित पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति थे तात्या टोपे। और झांसी का जिक्र किए बिना तो ये कहानी अधूरी है। निश्चित रूप से। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो शौर्य का प्रतीक है।
उन्होंने अपनी रियासत को हड़प नीति से बचाने के लिए तलवार उठाई। और सोचिए, अंग्रेज जनरल हुरोज, जो उनका दुश्मन था, हाँ, वो भी उनकी बहादुरी का इतना कायल था कि उसने कहा, यहाँ लेटी हुई औरत सभी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। वाह। हमारे नोट्स में बिहार से भी एक बड़ा नाम है, कुंवर सिंह। हाँ, आरा के पास जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार। इस उम्र में भी उन्होंने जिस दिलेरी से लड़ाई लड़ी, वो हैरान करने वाली है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था। सही बात है, इसमें राजा, रानी, जमींदार और आम लोग भी शामिल हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन विद्रोह को आखिरकार बेरहमी से कुचल दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, झांसी, सब पर अंग्रेजों ने दोबारा कब्जा कर लिया। पर इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है चीजें पहले जैसी नहीं रह सकती थी। क्या बड़े बदलाव आए? सबसे बड़ा और फौरी बदलाव था भारत सरकार अधिनियम 1858 का पास होना। इस एक कानून ने भारत पर 100 साल से राज कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया। मतलब कंपनी का राज खत्म और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। हाँ, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो अब सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। और लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे, वो भारत के पहले वाइसरॉय बने। बिल्कुल। और लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत के राज्य सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और सेना में क्या बदलाव हुए, क्योंकि आग तो वहीं से शुरू हुई थी। सेना का तो पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। पील आयोग की सिफारिशों पर सेना में भारतीय सैनिकों के मुकाबले यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बहुत बढ़ा दिया गया। अच्छा। तोपखाने जैसे जरूरी विभाग पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में रखे गए। और सबसे बड़ी बात, फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में संस्थागत कर दिया गया, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। बिल्कुल। रेजिमेंटों का गठन अब जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ताकि सैनिक आपस में भारतीय होने के नाते ना जुड़ें, बल्कि अपनी अलग अलग पहचानों में बटे रहें और उनमें फिर कभी एकता ना हो सके। ये तो बहुत दूर की सोच थी। चलिए, अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। हमने देख लिया कि क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? क्या ये आजादी की पहली लड़ाई थी या सिर्फ एक सैनिक विद्रोह? इस पर राय, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बटी हुई है। एक तरफ है वीडी सावरकर। उन्होंने ऐसे अपनी किताब में स्वतंत्रता का पहला संग्राम का नाम दिया। उनके लिए ये एक संगठित राष्ट्रीय प्रयास था। लेकिन क्या सभी भारतीय इतिहासकार इससे सहमत थे? मुझे लगता है नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ हैं जाने माने इतिहासकार आर.सी. मजूमदार। उनका नजरिया एकदम उल्टा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये तो बहुत बड़ा बयान है। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका तर्क था कि इसमें कोई एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी। ज्यादातर नेता अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए। और ये विद्रोह पूरे देश में भी नहीं फैला था। दिलचस्प बात यह है कि हमारे नोट्स में एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ का भी जिक्र है, बेंजामिन डिज़रायली। उन्होंने इसे क्या कहा? उन्होंने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह मानने से इनकार कर दिया और इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ने। समाज के गहरे असंतोष का नतीजा था। तो आप देखिए, एक ही घटना की कितनी अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो आज हमने खेतों में पनपते आर्थिक संकट से लेकर 1857 के महाविद्रोह, उसके दमन और उसके बाद भारत में आए बुनियादी बदलावों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये साफ है कि ये सिर्फ कारतूसों की कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक सदी का इतिहास था। और इसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को हिलाकर रख दिया। कंपनी राज खत्म हुआ और एक नए, ज्यादा सीधे और शायद ज्यादा क्रूर ब्रिटिश साम्राज्य का दौर शुरू हुआ। ये बातचीत एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर हम आर.सी. मजूमदार के तर्क को एक पल के लिए देखें कि ये न तो पहला, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये सोचने पे मजबूर करता है कि विद्रोह के कौन से पहलू उनके इस तर्क का समर्थन करते हैं और कौन से पहलू, जैसे कि उस दौरान दिखी हिंदू मुस्लिम एकता, इसका जोरदार खंडन करते हैं। ये सिर्फ तथ्य याद करने से आगे जाकर हमें इतिहास के बारे में गहराई से सोचने के लिए उकसाता है।